हेलो बच्चों। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लाई हूँ जो कि एकांकी है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा हुआ एकांकी। और यह रंगमंची की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त एकांकी है। और एकांकी पढ़ने से पहले हम उसके पात्र के बारे में जान लें तो और बेस्ट होगा। और ज़्यादा पात्र इसमें नहीं है, कम पात्र हैं, इसलिए रंगमंच की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त एकांकी है। बहुत ही सुंदर एकांकी है। आज का जो आधुनिक युग में जो प्यार के द्वारा जो शादी होती है उसे बहुत ही सुंदर विष्णु प्रभाकर ने नज़र डाला है, दृष्टि डाला है कि शादी के पहले जो जीवन होता है, लाइफ होता है, वह अलग होता है और शादी के बाद जो जीवन होता है बिल्कुल अलग होता है। ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर जो लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलना चाहिए। और इस एकांकी में ये दिखाया गया है कि गृहस्थ जीवन जो है वो तपस्या का जीवन है, बहुत ही संघर्ष का जीवन है, इतना आसान नहीं होता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इस चक्कर में हमारी जो है सोच कैसे करवट लेती हैं, बदलती हैं, जो कि इस एकांकी में हम लोग देखेंगे। और लेकिन कुछ भी हो, हाँ, कुछ भी हो, आपके जीवन में संघर्ष कितना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रेम है आपके जीवन में तो सब कुछ मिट जाता है। और इस एकांकी में ये दिखाया गया है कि जो मेन जो नायक है, पात्र है, शैलेंद्र जो है, शारदा के प्रति जो प्रेम है बहुत ही अथाह है। हाँ, वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही मौका उनको मिलता है उस चीज़ को साबित कर देते हैं। और यही चीज़ें जो हैं शारदा को जाने से रोक लेता है। तो यही इस कहानी एकांकी का सार तत्व है कि जीवन में कितना ही संघर्ष क्यों ना आ जाए, कितना ही मतलब हमको जीवन से लड़ना पड़े, दुख दर्द गरीबी अमीरी जो भी आए, लेकिन अगर आपके जीवन में अगर प्रेम है, दोनों व्यक्तियों के मन में प्रेम है, पति पत्नी के, तो कोई भी समय आपको दूर नहीं कर सकता। कितना ही कठिन समय क्यों ना आ जाए, आपको दूर नहीं कर सकता। तो इस एकांकी की खासियत यही है कि दोनों कपल के बीच में प्रेम बहुत है। और ख़ास तौर से स्त्रियाँ तो अपने प्रेम को जता देती हैं, लेकिन पुरुष जात जो है, पुरुष जो वर्ग है वह जताता नहीं है। तो हम लोग एक-एक करके पहले हम लोग पात्र पर नज़र डालते हैं कि कौन-कौन से पात्र हैं, कौन है, या फिर कौन-कौन सा पात्र है, क्या इसमें किरदार निभाते हैं। शैलेंद्र जो है पति हैं शारदा के, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं और इनकी लेखनी के द्वारा ही उनको उनसे प्रेम हुआ है, इस पर मुग्ध हुई हैं। और शारदा जो है शैलेंद्र की पत्नी है और उनका एक बेटा है, पुत्र है, उनका नाम शरत है। और शशि जो है उनकी पड़ोसन है शारदा की। और श्रीधर जो है परिवार का मित्र है। हाँ, उनका मित्र नहीं है सिर्फ शैलेंद्र का, बल्कि पूरे परिवार का मित्र है, हमेशा आते जाते हैं। सखी जो है शारदा की सखी है, मनोरमा उनका नाम है, इसमें मनोरमा नहीं दिया हुआ है, मनोरमा नाम है। और शीला जो है शैलेंद्र की प्रशंसक है, या शैलेंद्र से बहुत इनकी पटती है, आती हैं जाती हैं, अपने जो भी उनका जो दुख है सुख है वो शेयर करती रहती है शैलेंद्र से। तो ये हम लोग जान गए कि पात्र के बारे में। अब हम आते हैं एक एक करके दृश्यों पर आते हैं कि कैसे ये एकांकी जो है आगे बढ़ती है। पहला जो दृश्य है, घर के भीतर एक साधारण बैठक है। खिड़की के पास एक तख्त पड़ा हुआ है, उस पर तकिए के सहारे शैलेंद्र बैठा लिख रहा है। कैमरा उस पर से होता हुआ कैमरे के बाहर खिड़की पर आता है। वहाँ शारदा अंदर से आती हुई कहती है, मैं अस्पताल जा रही हूँ। शैलेंद्र बोलते हैं, ओह समय हो गया, माफ़ करना भाई, मुझे यह कहानी अभी पूरी करनी है, मैं न जा सकूँगा, तुम शरत को लेकर चली जाओ। शारदा बोलती है, आपको कभी फुर्सत मिल सकती है। जाती है। कैमरा दृश्य दूसरा में कैमरा शारदा के साथ साथ घर के बाहर आता है। वहाँ शरत खेलता दिखाई देता है, माँ को देखकर पास आता है। शरत बोलता है, माँ तुम अकेली जा रही हो। शारदा, तेरे पिताजी को फुर्सत नहीं है, तू मेरे साथ चल। शरत बोलता है, चलो माँ। दृश्य तीसरा, शारदा और शरत दोनों जा चुके हैं। कैमरा बाहर के दरवाजे पर है और शीला अंदर प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में कुछ कागज हैं।
दृश्य 4। कैमरा फिर शैलेंद्र पर आता है। वे शीला को देखते हैं। शीला नमस्कार के अनंतर कुर्सी पर बैठ जाती है। शैलेंद्र, कहो भाई, क्या हालचाल है तुम्हारे? सवेरे सवेरे कैसे आई? शीला बोलती है, हाल चाल कुछ अच्छे नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझसे अब सहा नहीं जाता। क्यों, क्या हुआ? आप तो सब कुछ जानते हैं। न जाने क्यों उन्हें मुझसे ईर्ष्या होती जा रही है। वह यह नहीं सह सकते कि मैं साहित्य में रुचि लूँ, साहित्यकारों से मिलूँ, आपके पास आऊँ। बात बात पर झगड़ा मोल लेते हैं। देखो शीला, वह चाहे कुछ भी करे, लेकिन तुम्हें झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम्हें उन्हें ऐसा नहीं अनुभव होने देना चाहिए कि तुम उनकी उपेक्षा कर रही हो। बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप समझते हैं मैं यह सब नहीं करती, लेकिन उनका स्वभाव ही शंका करने का है। मैं अब उनकी चिंता नहीं करती। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, हो सकती हूँ। बस थोड़ा सा सहारा चाहिए, और आप चाहें तो मुझे सहारा दे सकते हैं। हठात, मैं दे सकता हूँ? मुस्कुराकर, क्यों, डर गए? आप पर मुझे बहुत विश्वास है। आप चाहें तो मैं लेखिका बन सकती हूँ। देखिए, मैंने यह कहानी लिखी है, जैसे आपने बताया था ठीक वैसे ही। यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन शीला जी, इस समय मैं कुछ बहुत व्यस्त हूँ। आप कहानी छोड़ जाइए। आपने तो एकदम ही निराश कर दिया। नहीं नहीं, जरा इसे तो देख ही लीजिए। आप ही अगर सहारा नहीं देंगे तो कहाँ जाऊँगी? मैं मना नहीं करता, लेकिन अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, देख ही रही हैं। मेहरबानी करके इसे तो देख ही लीजिए। नहीं देखेंगे तो मैं समझूंगी। हठात मुस्कुराकर, अच्छा अच्छा लाओ, लेकिन कहानी लेकर पढ़ने लगते हैं। शीला तन्मय होकर उनको देखती है। रिजॉल्व। शैलेंद्र जो है कहानी को देख रहे हैं, और शीला जो है लेखक को देख रही है, पूरा उसमें मग्न है। दृश्य 5 में कैमरा फिर शैलेंद्र पर आता है। कहानी का अवलोकन समाप्त हो चुका है। बाहर से शारदा के आने का आभास मिलता है। शीला बाहर जा रही है। दृश्य 6 में कैमरा शीला के साथ घर के बाहरी हिस्से पर आता है। शारदा अंदर जा चुकी है। शरद शीला को नमस्कार करता है। शीला उसे प्यार करती है। आंटी, आप जा रही हैं? माँ अभी अस्पताल से आई है। आप उनसे नहीं मिलेंगी? नहीं नहीं भाई, इस समय तो नहीं मिल सकूंगी। बहुत ज़रूरी काम है, फिर आऊँगी। अच्छा, मेरा नमस्कार कह देना। शीला चली जाती है। इसी समय डाकिया आता है, और शरद उससे डाक लेकर बैठक की ओर चला जाता है। अंदर से शारदा आती है और डाकिये से पूछती है, क्या डाक आ गई? मनी ऑर्डर नहीं है? जी नहीं, आज भी कोई मनी ऑर्डर नहीं है। डाकिया चला जाता है। दृश्य 7। कैमरा फिर बैठक में शैलेंद्र पर आता है। शरद उसको डाक देता है और कहता है, पिताजी, अम्मा की उंगली पक गई है। डॉक्टर ऑपरेशन करने को कहते हैं। अच्छा, कब करेंगे? कल आने को कहा है। अच्छी बात है। तभी शारदा पुकारते हुए आती है, शरद चलो अंदर जाकर नाश्ता करो। अच्छा अम्मा। शरद चला जाता है। तलखी, मैंने कहा घर में आटा नहीं है। तुमने नाश्ता कर लिया शारदा? शैलेंद्र पूछता है तेजी से। मैंने कहा कि आटा नहीं है घर में। नहीं है तो अन्नपूर्णा जाने, मतलब शारदा जाने। अन्नपूर्णा गई भट्टी में, मुझे आटा चाहिए। शारदा संगीत की देवी है, उसका स्वर इतना कर्कश नहीं होना चाहिए। शैलेंद्र बोलता है शारदा को, आग लगे संगीत में। मैं पूछती हूँ, आप अपनी काहिली और निकम्मेपन को बातों के पीछे क्यों छिपाते हैं? यदि ऐसे ही जीवन बिताना था तो शादी क्यों की थी? कान खोलकर सुन लो, मैं इस तरह अब आपका घर नहीं चला सकती। मेरा घर? किसने कहा कि घर मेरा है? घर तो घरवाली का होता है। मैं अब इन बातों में आने वाली नहीं हूँ। अगर रोटी खानी है तो उठकर बाजार जाओ और गेहूँ लेकर आओ। आ जाएंगे गेहूँ, तुम जाकर नाश्ता करो। मैं कहती हूँ इस तरह काम नहीं चलेगा। आप कभी कुछ सोचते भी हैं? यही तो मुसीबत है। इतना सोचता हूँ कि फुर्सत नहीं मिलती। उफ उफ, तुमसे बातें करना सिर दर्द मोल लेना है। मैं तुमसे बहस नहीं करती, केवल इतना सूचित करती हूँ कि आज जो श्रीमान के मित्र खाना खाने आने वाले हैं, उनके लिए घर में आटा नहीं है। तेजी से जाती है। दृश्य 8। कैमरा तेजी से जाती हुई शारदा का पीछा करता हुआ घर के भीतर रसोई में जाता है। वहाँ नाश्ता बिखर गया है। शरद उसे उठा रहा है आते हुए।
बातें बातें, जब देखो बातें। जी में आता है जिस किसी को खाने के लिए कह देते हैं, यह नहीं सोचते हैं कि खाना आएगा कहाँ से। मुझे दर दर भटकना पड़ता है और आप हैं कि आराम से लेटे लेटे जमीन आसमान के कुलाबे मिलाते रहते हैं। शरद को देखकर, यह क्या नाश्ता बिखेर दिया? आखिर अपने बाप का बेटा है, निकम्मा उजाड़ू। बहुत रखा है ना घर में, पहले सीख सा है, हड्डी हड्डी गिन लो बर्तन में से उसे खाने को देती है। ले खा, बड़ा होगा तो कहेगा माँ बाप हमारा पेट भरने लायक नहीं थे तो हमें पैदा क्यों किया था। अब जल्दी से खाकर शशि के घर जा, कहना 2 सेर आटा दे दे, मैं तब तक बर्तन मांजती हूँ। अम्मा तुम बर्तन न मांजो, हम मांज देंगे। चकित होकर, तू मांज देगा? क्यों? तुम्हारी उंगली पक रही है ना, दुखेगी। कांपती है फिर हंसती है। जा जा आटा ले आ, बाप ने निहाल कर रखा है, जो बेटा करेगा। प्यार से, जा बेटा। शरद जाता है। दृश्य 9। कैमरा शरद के साथ साथ बाहर आता है। बाहर से शैलेंद्र के 2 मित्र बैठक में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। दृश्य 10। कैमरा बैठक में आता है। शैलेंद्र मित्रों का स्वागत करता है। आओ भाई आओ, बड़ी गर्मी है भाई, जरा पानी तो मंगवा दो। बैठो बैठो, अभी आता है पानी। पुकारता है, शारदा भाई जरा पानी भेजना। अच्छा मैं ही ले आता हूँ, उठकर बाहर आता है। दृश्य 11। कैमरा रसोई घर में काम करती हुई शारदा पर आता है। वह उठकर गिलास में पानी भरती है। शैलेंद्र आकर गिलास लेते हैं। शैलेंद्र बोलता है, भाई जरा पान भी भिजवा देना। जाते हैं। शारदा पान लगाने बैठ जाती है। तभी शरद आता है हाँफता हुआ, अम्मा चाची ने आटा नहीं दिया। नहीं दिया? क्यों? कहने लगी तीसरे दिन आटा मांगने आ जाते हैं, कहाँ से दे? तड़प कर, क्या कहा? तीसरे दिन आ जाते हैं? कौन भरा जाता है तीसरे दिन? और लाती हूँ तो क्या कभी रखा है? तूने कहा नहीं? शरद चुप रहता है। हाय राम, तूने कुछ नहीं कहा? बिल्कुल अपने निकम्मे बाप पर गया है। अरे तुझसे मुंह फाड़कर नहीं कहा गया कि चाची बता तो कौन सा आटा रख लिया है? शरद अब भी मौन खड़ा है। अब भूत की तरह क्या खड़ा है? जा अपने बाप को पान दे आ। मैं शशि को देखती हूँ, क्या समझा है उसने। शरद पान लेकर जाता है। शारदा भी जाने को होती है कि शशि पुकारते हुए आ जाती है। शरद, ओ शरद, ओहो आप हैं क्या? और कुछ कहना बाकी है जो यहाँ आई हो? मैं कहती हूँ शशि, तुझे ताना मारते हुए शर्म नहीं आई? बता तो किस दिन तेरा आटा नहीं लौटाया? शशि, देख भाभी, इतना तड़कने भड़कने की जरूरत नहीं है। आटा निकाला हुआ रखा है। मैं तो बस यही कह रही थी कि भाई साहब को हाथ पांव चलाने चाहिए। बस बस शशि, उन तक न जा। उन्हें तू खिला रही है क्या? तेरा इतना साहस कि तू उन्हें निकम्मा कहे? दुनिया पूछती है उन्हें। कोई दिन जाता होगा जो 5-7 का खाना न बनाती हूँ तो मैं मुसीबत है तो मेरी। तुझे क्या दर्द उठा जो लगी उनका अपमान करने? इसमें अपमान की क्या बात है? तू ही तो कहा करती है अपमान को, और क्या गोली मारती? 2 बात में आबरू मिट्टी में मिलती है। 2 पैसे हो गए हैं तो लाड़ों का दिमाग फिर गया है। पैसे की यही माया है, अभिमान फूलता है, आदमी सिसकती है। यहाँ तो तन खपाना पड़ता है, तब 2 टुकड़े नसीब होते हैं। पर कोई बता दे, कभी किसी का कुछ खाया है? उधार तो गणपति तक को लेना पड़ता है। भाभी तूने तो बात का बतंगड़ बना दिया। कहाँ है शरद? आटा ले आएगा। मुझे अब तेरा आटा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रुंधा कंठ, तुझे अपना समझती थी तभी तेरे पास आ जाती थी, नहीं तो मैं कब कहती हूँ कि मुझे अपना नहीं समझती है तभी तो इतनी बात कह दी थी। पर तेरी तो माया ही निराली है। तेरे भले के लिए कुछ करो तो एकदम मेरे भले के लिए। तूने मेरे भले के लिए इनका अपमान किया तो इन्हें समझती क्या है? दुनिया इनकी ओर देखती है, दिन भर भीड़ लगी रहती है। अब भी 10 लोग बैठे हैं। दृश्य 12। कैमरा एकदम बैठक में शैलेंद्र और उसके मित्रों पर पड़ता है। वे जोर जोर से बातें कर रहे हैं, गंभीर स्वर में। मूल बात अकिंचन बनने की है, बस चल रही है। शेष राजनीति ऊपरी है, भोजन उसे जड़ से मिलता है। जड़ में अकिंचनता है तो राजनीति उसकी दासी है, नहीं तो गर्दन पर सवार है।
मित्र बोलता है तेज होकर, यह सब शब्दों का माया जाल है। अकिंचनता का अर्थ है अपने को नष्ट करना। मैं पूछता हूँ कि क्या नष्ट हो जाने में ही कल्याण है? शैलेंद्र बोलता है, मेरी नीति में नष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पर जो दूसरों को नष्ट करने का दावा करते हैं वे सबसे पहले अपना नाश करते हैं। मित्र बोलता है, आप शायद निर्माण करते हैं। निस्संदेह, लेकिन क्षण भर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। फिर भी इससे संसार का क्या बिगड़ता है? और बिगड़ भी जाए कोई इस रास्ते आकर देखे तो सही। लोग तो पहले ही काल्पनिक भय के कारण जान दिए दे रहे हैं। मेरे भाई, भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आज की सारी शक्ति इसी भय की नींव पर खड़ी है। दृश्य 13। कैमरा कमरे के दरवाजे पर खड़ी शारदा पर पड़ता है। वह उनकी बातें सुनती हुई फुसफुसाती है। भय? हाँ, सब एक दूसरे से भय खाते हैं, इसीलिए सब एक दूसरे से घृणा और द्वेष करते हैं। कितनी ठीक बात कही है उन्होंने। मैं कहती हूँ शशि, सहसा देकर, अरे शशि तो चली गई। शरद का प्रवेश होता है। अम्मा, तुम यहाँ खड़ी हो? उधर चूल्हे में आग जल रही है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ शरद बेटा, मैं आटा लेने जाती हूँ। तुम? आटा तो शशि चाची रख गई या शशि भी बस? शरद, अच्छा तू जाकर अपने पिताजी से पूछ कि खाने वाले आ गए क्या? वह तो कभी के आ गए, 5 हैं। चक्की तो कर 5 है? हाँ माँ, एकदम उबल कर कह दे जाकर, यहाँ होटल नहीं खुला है और न कोई सदा व्रत लगा है। क्या समझ लिया है मुझे? 5 आदमी खाना खाएंगे? वाह जी वाह। कुछ करना न धरना, दिन भर तख्त पर पड़े हुए हुक्म चलाते रहना। करना पड़े तो पता लगे। अब 5 आदमियों को क्या अपना सिर खिलाऊंगी? जरा बुला कर तो ला। अम्मा, वहाँ तो बहुत से आदमी बैठे हैं। तू जाएगा भी या यही खड़ा खड़ा जवान चलाएगा? रुआसा अम्मा जाता है। तेजी से बोलती हुई बर्तन पटकती है। मैं कुछ नहीं करूँगी, देखूंगी आज क्या होगा। आज फैसला न किया तो मेरा नाम शारदा नहीं। न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो ऐसे निकम्मे के पल्ले बंधी। श्रीधर का प्रवेश, मतलब उसके मित्र का घर, जो परिवार का मित्र था। श्रीधर, भाभी नमस्ते, आज तो आपके यहाँ दावत है। शरद कह रहा था उबल कर, यहाँ दावत होती किस दिन नहीं, भीड़ लगती कब नहीं, लगती है तो खाती ही है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तुरंत हुक्म आया है कि 5 आदमियों के लिए खाना तैयार करूं। पहले नहीं कहा था? आप पहले तो एक के लिए कहा था। घर में एक के लिए भी बंदोबस्त नहीं है। हो कहाँ से? कोई हिले तब तो। ना बाबा, यह तो अत्याचार है। कोई इस तरह किसी को सताता है? भाभी सच कहता हूँ, तुम हो कि टिकी हुई हो। कोई बात है? घर में दाने नहीं, लाने की हिम्मत नहीं। दिल इतना बड़ा कि दावा देंगे शहर भर को। खून किसी का बहे, शहीद कोई बने। तू ही देख ले, इसका तो कुछ प्रबंध होना चाहिए भाभी। प्रबंध कुछ हो सके तो फिर रोना ही क्या है? हो क्यों नहीं सकता? तुम करो तो बताऊं। शारदा सहसा श्रीधर को देखती है। सबसे अच्छा तो यह है कि तुम गायब हो जाओ, कांप कर। क्या मैं गायब हो जाऊं? गायब? हाँ, तुम चली जाओगी तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। पता लग जाएगा कि साहित्य क्या होता है, उसकी सृष्टि कैसे होती है। खोई खोई सी क्या कह रहा है श्रीधर? वही जो ठीक है। फुसफुसा कर, वही जो ठीक है यानी मेरा गायब होना ठीक है? एकदम पुकार कर, शरद शरद। शरद का प्रवेश। आया अम्मा पास आकर। क्या है अम्मा? अलमारी में मेरी संदूकची है ना, उसके नीचे एक खाने में एक रुमाल है, उसमें 3 रुपए बंधे हैं, वो ले आ। अभी लाया अम्मा। जाता है। रुपयों की तुम क्यों चिंता करती हो? मेरे साथ चलो। श्रीधर, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, सोचूंगी। आखिर फैसला तो करना ही है। पर जो आज खाना खाने आए हैं उन्हें खाना तो खिलाना ही होगा। यह उनकी और मेरी बात नहीं है, घर की बात है। श्रीधर चक्की सा देखता है। शरद आता है। लो अम्मा, रुमाल लेकर। श्रीधर, तुम्हें कष्ट तो होगा भैया। जरा बाजार चले जाओ, चाट वाले की दुकान से 1 रुपए की दही आलू की चाट शरद को ले देना। हलवाई की दुकान पर शायद दूध भी मिल जाए। गर्म ठंडा कैसा भी हो, 1.5 से ले आना। खीर बना दूंगी। और हाँ प्रभ साहब, भाभी अनसुना करके 1 दर्जन पके केले भी लिवा लेना। तुम्हें दे जाना, तुम्हें कष्ट तो होगा ही। उनका क्या है, 10 दिन खाना न मिले, पर जो लोग आशा लगा कर बैठे हैं वे क्या कहेंगे।
पर भाभी जल्दी कर भाई, देर हो जाएगी। चौंक कर, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। अरे बर्तन तो लेता जा। लाओ। पर भाभी एकदम, आज जो कुछ भी हो आगे ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें सोचना होगा। जरूर सोचूंगी, पर अब तू जा। रिजॉल्व होकर मतलब सोच में पड़ जाती है। कैमरा खाने खाने के बाद जूठे बर्तनों पर पड़ता है। शरद खड़ा हुआ देख रहा है। कैमरा जूते पहनते हुए लोगों के पैरों को पकड़ता है। आवाज़ आती है, भाई साहब खाना बनाने में कोई हमारी भाभी का मुकाबला करे तो। पहला मित्र बोलता है। दूसरा मित्र बोलता है, सचमुच इतना बढ़िया खाना खिलाया आपने। शैलेंद्र, अरे क्या बढ़िया, सब शारदा की माया है। हंस हंसी उठती है। रिजॉल्व पूरा खो जाते हैं सब। दृश्य 16। कैमरा रसोई घर में खाना खाते हुए शरद पर पड़ता है। शैलेंद्र उसके पास आता है। अच्छा तुम अब खाना खा रहे हो? आज खाना बहुत बढ़िया बना है ना शरद? बहुत बढ़िया है पिताजी, पर खाया नहीं जाता। अम्मा ने सब कुछ हमें ही दे दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। कुछ नहीं रखा? क्यों? पता नहीं। खैर कुछ बात होगी, पेट में दर्द होगा। तुम खाओ, पर तुम्हारी अम्मा है कहाँ? वह सामने तो है। कैमरा शारदा पर पड़ता है। पास जाकर, शारदा। मौन। शारदा, सुनो शारदा। कर्कश स्वर, क्या कहना है कहो। तुमने कुछ नहीं खाया? तुम्हें क्या मतलब? मतलब तो कुछ नहीं है। तो जाइए, यहाँ पूछने क्यों आए हैं? वैसे ही। वैसे ही? वैसे ही क्या होता है? कोई देखे तो समझे जैसे बड़ा ध्यान रखने वाले हैं। मैं कहती हूँ, मैं अभी इन दिखावटी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैंने तय कर लिया है कि। क्या तय कर लिया है? मैं भी तो सुनूं। तुम्हें सुनने की क्या ज़रूरत है? तुम अपना काम करो। मुझे जो कुछ करना होगा कर लूँगी। आज तक तुमने क्या सुना है जो अब सुनोगे? शारदा, तुम्हें क्या हो गया है? बात बात पर तेज हो जाती हो। और भाई, वे लोग आ गए तो क्या करूं? तुम ही बताओ। मना कर देता। सच कहता हूँ शारदा, आज तो खाना इतना स्वादिष्ट बना था कि वे तुम्हारी तारीफ करते नहीं आघाते थे। मुझे नहीं चाहिए किसी की तारीफ। उसे आप गठरी में बांधकर अपने सिर पर रख लीजिए, ओढ़िए, बिछाइए, पर मुझे तंग मत कीजिए। मैं जा रही हूँ। जाने को मैं नहीं रोक सकता, पर एक बात समझ लो कि तुम्हारे बिना मुझे तारीफ मिलने वाली नहीं है। क्रोध से, मैंने कह दिया ना, मेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं। क्यों मुझे जलाने आए हो? मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। मेरा तुम्हारा निवाह नहीं हो सकता। निवाह तो हो रहा है, पर जा कहाँ रही हो? कहीं भी जाऊँ, पर मैं जानूँ तो सही। फिर वही दिखावटी बातें। तुम चले जाओ, नहीं तो मैं अभी कूद पड़ूंगी। कूद पड़ोगी तो कूद पड़ो। तुम तो हमेशा ही ऐसी ही धमकियाँ देती रहती हो। क्या कहा? मैं धमकियाँ देती हूँ? अच्छी बात है। देख लेना, इस क्षण के बाद इस घर का एक बूंद पानी भी पीऊँ तो शारदा ना कहना। तुम्हारे जो जी में आए सो करो। मैं तो चला। तुम क्या चले? मैं चल रही हूँ। आज मैं इस घर में किसी भी शर्त पर नहीं रह सकती, चाहे मुझे सड़क पर पड़ना पड़े, पर यहाँ नहीं रहूँगी। क्या समझ लिया है मुझे? नौकरानी भी अच्छी होती है। उसके बोलते सरेंद्र बाहर चला जाता है और वह अंदर जाती है। दृश्य 17। कैमरा घर के अंदर एक कोने में जहाँ बक्स रखे हैं, शारदा को जल्दी जल्दी कपड़े निकालते पकड़ता है। वह तेजी से कभी गठरी से कभी बक्स के से कपड़े निकाल रही है और बोल रही है, क्या से क्या हो गया? क्या सोचा था इन दिनों? मैं इनकी कहानियों पर मुग्ध थी। इनकी लेखनी ने मेरे दिल को पकड़ लिया था। दिन रात सपने देखती थी, दोनों मिलकर साहित्य की सेवा करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। पर वे स्वप्न तो स्वप्न ही रह गए। इन्होंने मेरी और मेरी भावनाओं की ओर देखा तक नहीं। बूझ गई मैं भार देखा तक नहीं, मेरे अरमानों की चिंता तक नहीं की। धीरे धीरे मेरी इच्छाएं बुझ गई। मैं भार ढोने वाली एक मुर्दा मशीन की तरह बन गई। काश मैं उन क्षणों को फिर पा सकूं, जब मैं उनकी तस्वीर को ललचाई आंखों से देखा करती थी। बोलते बोलते उसकी दृष्टि दीवार पर लगी शैलेंद्र की तस्वीर पर जाती है और वह कपड़ों को छाती से चिपकाए तन्मय होकर उसकी ओर देखने लगती है। फिर सहसा चौंकती है। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे जाना ही होगा। फिर कपड़ों को बटोरती है कि एक पुस्तक हाथ में आ जाती है। ओह, यह क्या? रात की रानी, लेखक शैलेंद्र। ओह, यही किताब तो थी जिसने मुझे पागल बना दिया था। पुस्तक खोलती है और उसमें एक
चित्र गिर पड़ता है। अरे यह किसका चित्र है? ओह, मनोरमा का, मेरी प्यारी सखी, जो मेरा सारा रहस्य जानती थी, जिसने इन्हें पाने में मेरी बड़ी सहायता की थी। चित्र को गौर से देखती रहती है, लेकिन लेकिन साथ ही इसने मुझे चेतावनी भी दी थी। दृश्य 18। तस्वीर में से सहसा मनोरमा उभरती है और कहती है, हाँ मनोरमा, शारदा, तूने बुरी जगह सौदा किया है। वह भिखारी है, अकेला है। अभी समय है, अच्छी तरह सोच विचार ले पगली। साहित्यिक स्वप्नदर्शी होते हैं और स्वप्नदर्शियों से प्रेम हो सकता है, पर निवाह नहीं हो सकता। नहीं, निवाह होना कठिन है। सहसा मनोरमा की मूर्ति गायब हो जाती है। शारदा हाँफती हुई पुस्तक को बंद कर देती है। निवाह होना कठिन है, कठिन है, हाँ कठिन है, बहुत कठिन है, असंभव है। स्वप्नदर्शी को पत्नी की नहीं, पुजारिन की जरूरत है। तो क्या मैंने तब गलती की थी? मेरा चुनाव गलत था? सहसा, नहीं नहीं, मैंने गलती नहीं की थी। मैंने ठीक ही किया था। मैंने ठीक किया था। मैं उनको सच्चे मन से प्यार करती थी, अब भी करती हूँ। तेजी से बोलती हुई बाहर भागती है। दृश्य 19। शारदा रसोई के काम में व्यस्त हो जाती है। तभी शरत आता है। अम्मा, तुमने कपड़े क्यों बांधे हैं? कहीं जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, वैसे ही कपड़े ठीक कर रही हूँ। तू बाहर कहाँ फिर रहा है? कहीं नहीं अम्मा, ऐसे ही खेल रहे थे। अच्छा अम्मा, वे अंदर क्यों नहीं आती? वे कौन? वे ही जो पिताजी के पास बैठी हैं। पिताजी के पास कौन बैठी है? मुझे क्या पता। वही अम्मा जो सवेरे आई थी, जो कई दिन से रोज ही आती हैं। ओह ओह, वे, हाँ, वह मुझे बड़ा प्यार करती हैं, पिताजी से खूब घुल कर बातें करती हैं। पर तुम्हारे पास क्यों नहीं आती? मेरे पास? हाँ, बात यह है, वे कहानी लिखना सीखती हैं बेटा। तेरे पिताजी कहानी लिखना जानते हैं, मैं नहीं जानती, इसलिए वे मेरे पास नहीं आती। अच्छा, यह बात है, पर वे तुमसे कुछ और बातें कर सकती हैं। वह तो अंदर आती ही नहीं। नहीं आते तो नहीं सही, तू क्यों फिक्र करता है? जा जरा मनोरमा चाची के पास तो चला जा, उसका अटेरन मांग ला। सूत अटेरना है, तेरे कुर्तों के लिए खादी चाहिए ना। अभी लाता हूँ, जाता है ससा कटु होकर। तो शीला जी फिर आई हैं। जान पड़ता है बात कुछ बढ़ गई है। मेरी ओर उन्हें दृष्टि डालने की फुर्सत नहीं। घर का काम करना सूली पर चढ़ने जैसा लगता है, पर उससे घंटों घुट घुट कर बातें होती हैं। शायद रंगीन सपने देखे जाते हैं, तभी आजकल इतने उखड़े उखड़े रहते हैं। पर मैं आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। दुनिया भर में बदनाम न किया तो मुझे शारदा ना कहना। कहते कहते कमरे की ओर जाती है। दृश्य 12। कैमरा बैठक में आता है। शैलेंद्र और शीला गंभीरता से बातें कर रहे हैं। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है जी। ऐसी हालत में मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मुझे उनके पास रहना चाहिए? आपको उनके पास रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, यह तो आपके सोचने की बात है। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, पर आप सलाह तो दे सकते हैं। मुझे किसी पति पत्नी के मामले में सलाह देने का अधिकार नहीं है, मार्ग सुझाने का भी नहीं। नहीं शीला जी, इस बारे में मुझे कोई अधिकार नहीं है। यह तो केवल आपके निश्चय करने की बात है। इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, मुझ पर नहीं। सहसा, पर शैलेंद्र जी, संभल कर, कुछ नहीं कुछ नहीं। एक क्षण मौन। यदि मुझे ही निश्चय करना है तो मैंने निश्चय कर लिया है। तो ठीक है, पर क्या आप उसे जानना नहीं चाहेंगे? आवश्यकता तो नहीं है, पर चाहो तो सुन सकता हूँ। झिझकती हूँ, मैं अब उनके साथ नहीं रहूँगी। कल ही वहाँ से चली आऊँगी। कहाँ? आपके पास। चकित, मेरे पास? जी हाँ, मेरे पास से मतलब आपका मेरे घर से है ना। मैं घर भर कुछ नहीं जानती, केवल आपको जानती हूँ। पर मैं तो कुछ नहीं हूँ। जो कुछ है घर है। कुछ भी हो। कुछ भी कैसे हो? इसमें अंतर है। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है घर है, और घर से मतलब है शारदा। सो मेरे घर आओगी तो उनसे पूछना पड़ेगा। मैं तो उनसे कह ही सकता हूँ कि जब तक तुम ठहरो तुम्हारा प्रबंध कर दे। करना काम शारदा का है, मैं शारदा के बिना कुछ नहीं हूँ। बीच में कैमरा बाहर शारदा पर पड़ता है।
और इसमें बोलता है कि आपकी राय है मेरी नहीं, मैं जो कुछ हूँ शारदा के कारण हूँ, वस्तुतः मैं हूँ ही नहीं, वही है काम कर। लेकिन आप में और शारदा में प्रेम नहीं है, आप लोग तो मतलब झगड़ा करते रहते हैं। शांत स्वर में, अपनों से प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जाता शीला जी, अच्छा है हम लोग शारदा की बातें न करें। निराश होकर ओह। दृश्य 21। कैमरा फिर बातें सुनती हुई शारदा पर आता है। वह कांप रही है और आंखों में आंसू है। यह उन्होंने क्या कहा? वे शारदा के बिना कुछ नहीं है, जो कुछ है शारदा है, यानी जो कुछ हूँ मैं हूँ। मैं तेजी से बोलती हुई अंदर भागती है शारदा, बहुत खुश हो जाती है। शीला कमरे से बाहर जा रही है, आंखों में आंसू है। बाहर से शरत अंदर को आता है, लेकिन वह उसकी ओर देखती भी नहीं, चली जाती है। शरत उन्हें चकित सा देखता है। तभी पोस्टमैन आ जाता है। तुम्हारे पिताजी हैं? मनी ऑर्डर आया है। तार से आया है? हाँ है, आओ आओ, पुकारता हुआ अंदर आता है। पिताजी पिताजी, तार से मनी ऑर्डर आया है। पीछे पीछे पोस्टमैन भी आ जाता है। दृश्य 23। घर का भीतरी हिस्सा। शारदा अभी भी आंखों में आंसू भरे स्तब्ध दीवार के सहारे खड़ी है। शरद आता है। लो माँ, अटेरन ले आया। सहसा देखकर, अम्मा तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? सहसा चौंक, नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा, यूं ही पेट में दर्द था ना। हंस पड़ती है, उसे अपने पास खींच लेती है। अम्मा वे जो आई थी चली गई, मुझसे तो बोली ही नहीं, वे भी रो रही थी। और अम्मा डाकिया आया है, मनी ऑर्डर आया है तार से। अच्छा अच्छा, जब तू जा खेल, मैं रसोई ठीक कर लूँ। शरद जाता है। शैलेंद्र हाथ में नोट लिए हुए आते हैं। शरद शारदा पास आकर, अरे भाई लो, ये मनी ऑर्डर आ गया। अब देखो, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। 150 रुपये तार से भेजे हैं और ये चेक भी है, दस्तखत कर दिए हैं, किसी को देकर पैसे ले लेना। चेक और रुपए लेकर? जी अच्छा। धीरे से मुस्कुरा कर शैलेंद्र बोलता है, गुस्सा उतर गया दिखता है। अरे भाई, हम निकम्मों पर गुस्सा करके क्यों खून जलाया करती हो? हम क्या ठीक होंगे? अब हमें निभा दो। हंसता है, शारदा भी हंसती है। जाओ जाओ, बैठक में जाकर अपना काम करो। दोनों फिर हंस पड़ते हैं और यहीं पे एकांकी की समाप्ति हो जाती है। सो बच्चों, आज का जो टॉपिक एकांकी जो वह जाना सकी, यहीं पर समाप्त होता है और सारे घर का माहौल जो है खुशनुमा हो जाता है। जो एंडिंग बहुत ही सुंदर होती है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को एकांकी बहुत ही पसंद आया होगा। और जो कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा जो कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।